नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम चर्चा करने वाले हैं नेपाल पर चीन का कब्जा। जैसे कि न्यूज़ निकल के आ रही है कि चीन ने नेपाल के एक गांव को अपने हाथ में ले लिया, कब्जा कर लिया है। तो उसी पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि इस तरह वो हिंदुस्तान में गलवान घाटी, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश इन सब पे अपना दावा ठोकता है, तो वही धीमे धीमे अब वो नेपाल पर भी वो सब करने लगा है। जिसकी उम्मीद थी कि भविष्य से वो नेपाल को ऐसे ही त्रस्त करेगा और उसकी ज़मीन पर जो उसकी निगाहें हैं वो जमी हुई हैं उसे वो हासिल करके रहेगा। तो आज इसी के बीच में हम देखेंगे कि आखिरकार चीन लगातार ऐसा क्यों कर रहा है। वो वियतनाम है, हांगकांग है, जापान है, रसिया है, इंडिया है, ऐसी सभी कंट्री के ऊपर वो क्यों दावा लगाता है उनके स्थानों को कि ये उसके अपने विशेष स्थान हैं। तो आज उसी के संबंध में हम जानेंगे कि चीन की जो साम्राज्यवादी नीति है वो कब बनाई गई, क्यों बनाई गई, इसके माध्यम से चीन अपने कौन से उद्देश्यों को हासिल करना चाहता है। तो चलिए हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले सीमावाद देखेंगे यहाँ पर कैसे स्टार्ट होता है। तो चीन ने नेपाल के रुई गांव जो कि गोरखा जिले में है उस पर कब्जा कर लिया है। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आएगा। रुई गांव और वहाँ के तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कुछ भी नहीं कहा, बड़े आसानी से उसको दे दिया और इसके लिए वो विरोध भी झेल रहे हैं। इसके साथ साथ चीन ने ये मामला यहाँ से निकल के आया, तो अभी करंट का मामला है तो उसको डिस्कस करेंगे हम लोग। इसके साथ साथ चीन दोलखा, हुमला, सिंधु पाल्चोक, शंखु बसावा, गोरखा, रसूवा जिलों की ज़मीन पर भी क्या कर रहा है, लगातार कब्जा कर रहा है। और यहाँ पर उसने 64 हेक्टेयर ज़मीन को कब्जा कर रखा है, उसको हड़प लिया है एक प्रकार से। ये ज़मीन का आंकड़ा इससे ज़्यादा भी है, लेकिन जो भी हाल फिलहाल में डेटा आया है उसके माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। इस मैप के माध्यम से हम जानेंगे कि ये वो एरिया है रुई, ठीक है, जिस गांव को इन्होंने कब्जा कर रखा है। और अभी तो इन्होंने इसको कब्जा किया है, अब बाद में धीमे धीमे ये संपूर्ण जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है ये विकास के नाम पर, और जो लोन दिया है वो चुकता ना करने के नाम पर उसे वो अपने हाथ में ले लेगा, कंट्रोल कर लेगा। 1960 में जब तिब्बत को उसने अपने हाथ में कर लिया था, उसके बाद से ही जो चीन के जो हौसले हैं वो बुलंद हैं, और वो लगातार अपनी साम्राज्यवादी नीति को अपने आसपास के देशों पर थोप रहा है और उनके स्थानों को हड़पने की कोशिश कर रहा है। इसके पीछे चीन की फाइव फिंगर पॉलिसी भी है, जिसके तहत वो अपने पांचों उंगलियों को जो बना रखी हैं उनके तहत वो अलग अलग स्थानों को चाहता है। इस वीडियो में हम फाइव फिंगर उसकी जो पॉलिसी है उसे बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, और इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है इसको भी हम जानेंगे। यह वीडियो इंटरनेशनल रिलेशनशिप जो कि यूपीएससी यूपीपीसी से पूछा जाएगा उसको पूरी तरीके से कवर करता है, लिहाजा पूरा वीडियो आप देखते रहिए, साथ रहेंगे तो आपको एक एक बात समझ में आएगी कि हाँ, नेपाल ही नहीं, इससे भारत भी जुड़ा हुआ है। और भविष्य में पाकिस्तान पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, म्यांमार पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, भूटान पर क्या पड़ने वाला इफेक्ट है, वो सारी चीज़ें भी निकल के सामने आएंगी। क्योंकि जब चीन इनके एरिया पर भी अपना दावा ठोकेगा तो हम परेशान नहीं होंगे, हम जान जाएंगे ये फाइव फिंगर पॉलिसी और साम्राज्यवादी नीति का ही परिणाम है, जिसके वो देश अपने हासिल करना चाहता है। तो चलिए अब यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे मामला कैसे खुल के सामने आता है। नेपाल की एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के एक सर्वे में ये बात सामने आई है कि चीन लगातार नेपाल की ज़मीन पर कब्जा करता जा रहा है। अब यह क्या कि एग्रीकल्चर जो मिनिस्ट्री वहाँ सर्वे कराया गया, वो एक्चुअली करा तो सर्वे में रही थी ज़मीन के लिए कि कितनी ज़मीन पर क्या होता है। वहीं से ये मामला निकल के आया कि भाई इतनी ज़मीन ही गायब हो गई है, अब इस पर होगा क्या। तो क्या होता है कि इस मिनिस्ट्री ने एक लिस्ट जारी करी है जिसमें 11 जगहों का नाम दिया गया है। इन 11 जगहों में से 10 जगह तो ऐसी हैं जहां पर चीन ने 33 हेक्टेयर ज़मीन को सीधे सीधे नदियों को डाइवर्ट करके कब्जा कर लिया हुआ है। तो 10 जगह ऐसी हैं जहां पर कितना 33 हेक्टेयर, इससे ज़्यादा भी होता है लेकिन मैंने डेटा को इतना ही लिया हुआ है। तो वहाँ पर केवल केवल क्या करता है, वो नदियों को डाइवर्ट करके उस ज़मीन को उसने हथिया लिया है। अब देखो थोड़ा यहाँ पर मामला देख लेंगे कि क्यों ऐसा करता है। चीन तिब्बत में नेपाल और भारत की सीमा पर एक सख्त पैमाने में लगा हुआ है, जिसके लिए वह नेपाल की नदियों को मोड़ रहा है। अब होता क्या है यहाँ समझ लीजिए। जैसे मान के चलो कि ये रहा आपका नेपाल और ये रहा यहाँ पर चीन। अगर आप वो नदी गुजर रही है इस तरीके से और यहाँ से गुजर रहा है इसका रास्ता, तो अगर ये नदी इसके बीच में आ रही है तो उसे वो हटा देगा यहाँ से, और करेगा क्या, यहाँ वो बांध बना देगा, नदी को वो मोड़ देगा, और मोड़ने के बाद उसको और अंदर कर देगा, और वहाँ से फिर वो ले जाएगा क्या, अपने रोड को। क्योंकि ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये तिब्बत का एरिया है और ये चीन के कब्जे में है, तो यहाँ पर भी हम चीन ही मान लेंगे पूरा पूरा। तो इस तरीके से वो करता क्या है कि उसके जो रास्ता बना रहा है उस रास्ते के बीच में अगर कोई नदी आती है तो उस नदी को वो वहाँ से क्या कर देगा, मोड़ देगा और रास्ते को सीधा लेके जाएगा। तो वो जो जगह निकल के आएगी वो जगह हो जाएगी किसकी, चाइना की हो जाएगी। और एक बार चाइना के हाथ में चलेगी तो फिर ले पाना इतना आसान नहीं है। तो यहीं पे है कि भारत की अब यह क्या कि चीन सॉरी जिसके लिए वह नेपाल की नदियों को मोड़ रहा है। भविष्य में इन जगहों पर चीन के बॉर्डर आउटपोस्ट होंगे। देखो एक बार चीन ने कोई जगह अपने हाथ में कर ली और वहाँ पर अपनी सेना अपनी आर्मी लगा रखी है पीएलए,
तो उसके बाद उस जगह को ले पाना इतना आसान नहीं है। तो वही है, और नेपाल की तो बिल्कुल की हिम्मत नहीं है कि एक बार जो वहाँ पर आउटपोस्ट बने उनके, ठीक, चेक पोस्ट बने, और फिर नेपाल कभी भी उस जगह को अपने हाथ में नहीं ले पाएगा, क्योंकि जब भारत उन्हें पीछे नहीं कर पा रहा है गलवान वैली में, तो नेपाल की तो मैं हैसियत समझता ही नहीं हूँ कि ऐसा कुछ कर पाएंगे। ये तो पूरे पूरे चाइना के हाथ में ही जाने वाले हैं। अब इस पॉलिसी को समझेंगे और पता लग जाएगा कि हाँ, नेपाल चला ही जाएगा। 10 हेक्टेयर ज़मीन जुमला, अब देखो हुमला ज़िले में, सॉरी वो जुमला निकल गया, आजकल ये बहुत ज़्यादा फेमस चल रहा है टर्म, इस वजह से 10 हेक्टेयर जो ज़मीन है वो हुमला ज़िले में करनाली नदी और बागडोगरा नदी को मोड़कर बनाया गया है। अब दो नदियाँ हैं, कौन सी, एक तो है करनाली नदी और एक है बागडोगरा। इन दो नदियों को क्या किया, मोड़ा गया है, क्योंकि ये चीन के उस सड़क मार्ग के बीच में आ रही थी जिसमें वो तिब्बत से होते हुए पूरे यूरोप तक ले जाना चाहता है, ठीक। तो इन्हें मोड़ा गया और 10 हेक्टेयर ज़मीन को उसने अपने नाम कर लिया। उसके बाद 6 हेक्टेयर जो ज़मीन है वो रसूवा ज़िले की सिंजन नदी को मोड़ के अपने कब्जा कर लिया है। 11 हेक्टेयर ज़मीन सिंधु पाल चौक ज़िले में जो है भोटे कोसी खोरा नदी को मोड़कर अपने हाथ में कर लिया है। और शंखु बसावा की 9 हेक्टेयर ज़मीन को भी उसने अपने हाथ में कर लिया है। तो इस तरीके से वो नदियों को लगातार क्या कर रहा है, डाइवर्ट कर रहा है, उन्हें मोड़ रहा है। और जब मोड़ता है नदी को, तो जैसे ऐसे समझ लो कि नदी ये ऐसी तरीके से आ रही है और ये रास्ता यहीं से आ रहा है, तो वो नदी को कुछ इस तरीके से मोड़ देगा, नदी को वो कुछ इस तरीके से मोड़ देगा, और ये रो नदी को मोड़ दी और यहाँ से रास्ता निकाल लेगा। तो ये जो जगह है ना, अब ये हो गई चीन की। मैं फिर समझा रहा हूँ एक बार ताकि अच्छी समझ में आ जाए। तो चीन के हाथ में ये जगह चली जाएगी। ये देखो यहाँ पर मैंने मैप लगाया हुआ है, मैप के माध्यम समझते हैं हम लोग। ये जो ये दिखाई दे रहा है आपको, नेपाल की सीमा जो बनी हुई है इस तरीके से, ये चीन के साथ। तो धीमे धीमे करेगा क्या, वो यहाँ विकास के नाम पर इनको अपने हाथ में लेता जाएगा, क्योंकि वो लगातार यहाँ पर लोन के माध्यम से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट के लिए लगा हुआ है। इतना ज़्यादा लोन हो जाएगा जिसे नेपाल चुकता नहीं कर पाएगा, और लोन ना दे पाने के चक्कर में फिर वो नेपाल से करेगा क्या, नेपाल की ज़मीन को वो हड़प कर लेगा। आपने गांव गलियों में देखा भी होगा, अपने निजी जीवन में देखा होगा, अगर हम किसी को रुपए देते हैं और वक्त पे मांगते हैं, वो नहीं दे पाता है, तो हम उसकी गाय बैल भैंस गाड़ी जो भी कुछ मिलता है हमें ज़मीन, वो हम ले लेते हैं। भैया वही हाल जो है चाइना करने वाला है नेपाल के साथ और अन्य देशों के साथ। वो सब गरीब देश जो चाइना के पैसे से आगे बढ़ रहे हैं, विकास कर रहे हैं, एक ना एक दिन उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये सब की सब चीन के साम्राज्यवादी नीति के तहत किया जा रहा है। नेपाल ने भारत और चीन दोनों देशों की सीमाओं पर खम्भों को लगाया था, जिन्हें चीन ने उखाड़ रखा है। अब हुआ क्या है कि जब 1962 में जब भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था, तो नेपाल डर गया था। अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए उसने क्या किया, सीमाओं पर खंभे लगा दिए थे, जिन्हें अब चीन क्या कर रहा है, उखाड़ रहा है, ठीक। तो भारत की सीमा पर लगाए हैं 8,553 खंभे और चीन की सीमा पर लगाए हैं केवल 100 खंभे। 100 खंभे लगाने का केवल एक कारण था कि चीन और नेपाल के बीच 43 ऐसी पहाड़ियां हैं जो प्राकृतिक रूप से इन दोनों देशों के बीच क्या करती हैं, सीमा का निर्धारण करती हैं। जैसे उसने यहाँ पर कम से कम खंभे लगाए थे, और इन्हीं खंभों को क्या कर रहा है, चाइना उखाड़ करके और बस उस जगह को हथिया रहा है, कब्जा कर रहा है। अब यहाँ पर एक नाम सामने आता है, लोबसांग सांगे। इस नाम को याद कर लीजिए, और खासकर यूपीएससी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशनशिप में जब आप ये सारी चीज़ें लिखेंगे तो आपका जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो बहुत अच्छा माना जाएगा। तो लोबसांग सांगे जो है प्रेसिडेंट ऑफ टिबेटन गवर्नमेंट है। 1962 में अंडर कमांड होने के बाद भले ही चाइना का यहाँ पर आधिपत्य है, लेकिन यहाँ पर शासन देखने को मिलेगा इनका। तो बताते हैं कि जब यहाँ पर ये चूँकि यहाँ पर हेड है, तो इन्होंने चीन की 5 फिंगर प्लान जो पॉलिसी है उसे डिकोड करके दुनिया के सामने लेके आए हैं, बताया है। इन्होंने कहा था कि चीन का एक प्लान है जिसको नाम दिया गया है 5 फिंगर प्लान। अभी मैं समझाऊंगा किस तरीके से। इस प्लान के तहत ही वो अलग अलग देशों के स्थानों को अपने हाथ में करना चाहता है। तो 1960 में जब तिब्बत को इन्होंने काबू में कर लिया, उसके बाद इस प्लान को बनाया गया था, और हर एक फिंगर पर एक एक कंट्री के कुछ स्थानों को रखा गया है, बल्कि वो पूरी पूरी कंट्री या उन स्थानों को ही वो अपने हाथ में कर लेना चाहता है। जैसे कि लद्दाख लद्दाख है, नेपाल है, भूटान है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश, इनको। और तिब्बत जो है क्या है, हथेली के रूप में उसको हाथ में कर लिया है, इसे प्राप्त हो ही चुका है। तो देखो मैं एक बार आपको बना देता हूँ यहाँ पर, तो समझ में अच्छे से आपको आएगा। सपोज दैट ये हो गई फर्स्ट फिंगर, ठीक है, अंगूठा, और ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, और ये क्या हो गया, फिफ्थ, ठीक। अब यहाँ पर ये हो गया आपका क्या, लद्दाख। इसके माध्यम से पहला फिंगर जिसको वो लद्दाख हासिल करना चाहता है, दूसरा फिंगर जहाँ वो चाहता है कि नेपाल से मिल जाए, यहाँ पर भूटान, ये सिक्किम, ये अरुणाचल प्रदेश, और ये क्या हो गया आपका, तिब्बत, जो हथेली के रूप में उसे मिल चुका है। तो जो 5 फिंगर जो पॉलिसी है, इसकी इसी की वजह से वो लगातार इन एरियो में घुसपैठ करता है और अपने चेक पोस्ट बनाता है, सेना को लगाता है,
और फिर इन पर दावा ठोकता है कि यह उसके हिस्से हैं, क्योंकि वो इन्हें हासिल करना चाहता है। तो अभी आप हाल फिलहाल में 3 जगहों के साथ देखेंगे जहाँ पर चीन बहुत ज़्यादा इंटरफियर कर रहा है। नंबर 1 तो लद्दाख है, जो अभी बहुत करंट में छाया हुआ है, और नेपाल में भी आपने सुन ही लिया है। और इसके साथ-साथ अरुणाचल प्रदेश। आपने 2014 के पहले यूपी गवर्नमेंट में देखा होगा कि किस तरीके से चीन ने अरुणाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा घुसपैठ करी हुई थी, और काफ़ी कुछ हिस्सा उसके हाथ में है भी। जम्मू कश्मीर का जो अक्साई चिन वाला एरिया है वो तो पहले से ही है, अब वो लद्दाख को भी हासिल करने की फिराक में है। तो 5 फिंगर पॉलिसी के तहत वो ये सब कुछ कर रहा है, और ये 5 फिंगर पॉलिसी जो है वो उसकी साम्राज्यवादी नीति को बढ़ावा देती है। तो ये तो उसने क्या किया है, भारत और उसके आसपास की ज़मीन है उसे वो 5 फिंगर पॉलिसी के तहत हथियाना चाहता है। इसके अलावा जो रसिया है या जापान है या वियतनाम है या हांगकांग है या दक्षिण चीन सागर है, वो उन पर भी अपना दावा ठोकता है, वो उन्हें भी अपने हाथ में करना चाहता है। तो चीन की जो साम्राज्यवादी नीति है उसका केवल उसके पीछे एक कारण और है, बता दें उसके पीछे कारण है सी जिनपिंग डॉक्ट्राइन। इसके अंतर्गत वो 30 सालों के बाद दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि वो सबसे बड़े सुप्रीम लोग हैं, सबसे बड़ी कंट्री है, सुप्रीम मतलब मेन पावर है। और उसके बाद वो चाइनीज सोशलिज्म है, वो उसे दुनिया के हर एक देश में वो लागू करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो हमारा कल्चर है, जो उनकी सोशलिज्म है, चाइनीज सोशलिज्म, उसे वो जो है दुनिया भर में फैला देना चाहते हैं। और ऐसी कंट्री जिन्होंने लोन ले रखा है वो उसे वापस नहीं कर पाएंगी, उन्हें तो उनके सिस्टम को अपनाना पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। नहीं मानेंगे तो उन्हें मुश्किल आने वाली है। अब यहाँ पे देते हैं डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी चाइना। गरीब देशों को लोन देना, देखो सीधी सी बात है, चाइना का तो एक ही काम है, पहले वो गरीब देशों को विकास के नाम पर लोन देगा कि ये लो पैसे ले जाओ अपना विकास करो। फिर कर्ज ना चुकाने पर देश की जमीन को वो हथिया लेगा, कब्जा कर लेगा। तो पहले क्या किया, मान के चलो ये जगह है, ये किसी और देश की है, तो पहले ये क्या किया, विकास के नाम पर पैसा दिया, इसका विकास कर दिया। बाद में जब पैसा नहीं मिलेगा उसे कब्जा लेगा। तो लो भाई, विकसित जगह है सीधी सीधी चीन की हो गई है। तो ऐसा नहीं है कि चीन वहाँ पैसा लगा रहा है तो फोकट में लगा रहा है, बल्कि इसलिए कि पहले वो विकास करेगा उसके बाद चीज जगह को हत्या लेगा। तो विकसित जगह सीधी सीधी चीन के हाथ में चली जाएगी। लिहाजा इस तरीके से चीन अपनी गरीबी को कम करने की कोशिश में कर लगा हुआ है। अभी देखो नेपाल को जो है $2.75 बिलियन का क्या किया है उन्होंने, लोन दिया है। ये बहुत बड़ी रकम है, $2.75 बिलियन। अब इस रकम को नेपाल मुझे नहीं लगता कि वो चुकता कर पाएगा। जब नहीं कर पाएगा तो सीधी बात है कि नेपाल के अलग अलग स्थानों को अपने हाथ में लेगा, हो सकता है कि इसमें पूरा का पूरा नेपाल ही ले जाए, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि सेकंड फिंगर पर ही नेपाल उसके हाथ में है। फर्स्ट पे लद्दाख है और सेकंड में फिंगर कौन सी है, नेपाल। तो सेकंड फिंगर पर नेपाल है, उसे वो हासिल करने की कोशिश करेगा। तो ये आज का वीडियो था। अब यहाँ पर जो अनफैक्टो में जो वहाँ की राजधानी काठमांडू और प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली है, शायद एग्जाम में पूछ लेंगे कि भाई किस तरीके से अभी हाल फिलहाल सुर्खियों में रहे थे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।